हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज हमारे इस लेक्चर में। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको आज लेके आया हूं उन सभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने के जो साइंटिफिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे वो 5 टॉप क्लास के जॉब जो रिसर्च और साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड हैं। जो अगर आपका सपना साइंटिस्ट बनने का है, अगर आपका सपना कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का है, तो ये वाला पूरा वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें जो 5 कैटेगरी है जॉब के वो सब के सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और आप सबको वहां पे एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ आपको बेहतर सैलरी के साथ एक ओवरऑल एक आपको मतलब पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलेगा। एक साइंटिफिक लेवल का जॉब, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जॉब आप जॉब देखोगे। विदेश में भी ये काम कर सकते हैं, आप देश में भी रह के काम कर सकते हैं। ये पूरा जो लेक्चर होगा बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज्ड और बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं उन सभी जॉब के बारे में जो हमें आज यहां पे डिस्कस करने हैं। वो सभी 5 इंपॉर्टेंट जॉब जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट पोस्ट से रिलेटेड है। सो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो जॉब है, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। कैटेगरी सबका है, एलिजिबिलिटी क्या है सबका। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, तो ये जॉब आपके लिए, जितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जॉब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को होता क्या, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के अभाव में हम फॉर्म भी नहीं भर पाते। इवन हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसे जॉब भी हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को इसमें इंटरेस्टेड है, जिनका ड्रीम है ऐसे जॉब में जाने का, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा इन जॉब के बारे में। क्या आपको पहले से जानकारी थी, नहीं थी, तो अब से नोट करके रख लो। ये जॉब जब भी आएगा अपडेट मैं करूंगा, इन जॉब को अप्लाई जरूर करना। यहां से एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी खासी सैलरी और एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपोजर आपको मिलेगा वर्ल्ड वाइड। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कौन से 5 कैटेगरी के जॉब हैं। देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको। बीएससी प्लस एमएससी कंप्लीट हो। तो जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनको एमएससी करना ही है। बिना एमएससी, देखो बीएससी लेवल पे जॉब बहुत लिमिटेड है, मैं उसका भी सीरीज बनाऊंगा बीएससी में आप क्या कर सकते हो, बट उसके लिमिटेशन को ग्रेजुएशन लेवल पे आप बहुत एक्सपोज, आपको नॉलेज भी नहीं होता है, बहुत डिप्थ नॉलेज, आपको डेप्थ नॉलेज है नहीं, तो वहां पे जॉब बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। बट अगर आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया, बीएससी प्लस एमएससी, देन आपका पूरा का पूरा संसार आपके लिए खाली हो चुका है। मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट करते ही आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। देन कुछ और साइड क्राइटेरियाज होते हैं, वो हर जॉब में मैंने डिफाइन किया है, वन बाय वन आपको सब बताऊंगा। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, जो हमारा लेक्चर है, वो 5 टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब इन रिसर्च एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी रिसर्च और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो जॉब आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो आप लोग नोट कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, वीडियो को ही सेव कर लीजिएगा, आपको ये बहुत आगे काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सबका आउटलाइन दे दूं आपको, कौन कौन से जॉब हैं जो हमें करने हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। पहले मैं सबका आउटलाइन बता देता हूं। देखो, ये 5 कैटेगरी, इन पांचों के बारे में आप देख लो, फिर आगे इस लेक्चर में एक एक जॉब का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एज कितना होना चाहिए, कौन से क्वालिफिकेशन इसके अलावा होना चाहिए, सैलरी कितनी होगी, जॉब का प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कितने स्टेप में होगा, हर एक चीज एक एक स्लाइड में कंप्लीट डिटेल है। तो अपने पास ये 5 जॉब हैं। पहला है साइंटिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है, अभी पूरा डिटेल बताता हूं, ठीक है। दूसरा है बच्चों जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो सीएसआईआर जेआरएफ, जिसमें आप रिसर्च करते हो ना, नेट जेआरएफ, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएसआईआर, डीआरडीओ, इनमें से किसी में आप कर सकते हो। इसरो, आईसीजीसीआर, एनसीएल और एनपीएल। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईसर और आईएससी में भी ये वाला एलिजिबल है आप लोग के लिए, जेआरएफ वाला। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है इसका। तीसरा है असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट, ये आपका क्या रहता है, फोरेंसिक साइंस लैब्स में होते हैं असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट। ये आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम कराते हैं। आप देखे हो कि जो
जांच होती है ना, जो केमिकल लेवल, बहुत ही फोरेंसिक लेवल पे जो जांच होती है, उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये पोस्ट उनके लिए असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट के लिए, ये स्टेट पीसीएस कराते हैं। हर स्टेट का अपना अपना होता है, यूपी का अपना, एमपी का अपना, बिहार का अपना है, हर स्टेट का अपना होता है फोरेंसिक लैब, उसके लिए जॉब निकलती है। चौथा है साइंटिस्ट बी का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 20 में, इसमें आपको 20 एमएचआरडी कराती है। साइंटिफिक ऑफिसर पांचवा है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 5 साइंटिफिक लेवल, साइंटिस्ट लेवल का जॉब है, रिसर्च एज वेल एज साइंटिस्ट, इसमें दोनों पे आपको वर्क करना पड़ता है। सो हम लोग शुरू करते हैं डिटेल में। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं, पहला जॉब क्या है, पहले जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन। सो पहला है, आप देख पा रहे हो इसको, बहुत ही, ये अपने देश का प्राइड है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इसमें हमें अगर साइंटिस्ट बनना हो, अगर आपको ड्रीम हो, तो कैसे जाएं, इस जॉब में कैसे जाएं। रास्ते आसान नहीं है, बट चाहने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आपका ड्रीम ही यही है, देन ये करने के लिए आपका दूसरा ऑप्शन ही नहीं, फिर तो यही करना है ना। सो लग जाइए जी जान लगा के। इसकी कंप्लीट डिटेल 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिसको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कहां से कब फॉर्म आता है, ये सब कुछ पे मैं लेक्चर दूंगा। जब आपका ये फॉर्म आएगा, मैं तुरंत उसका वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अपडेट्स आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अगर हमें साइंटिस्ट बनना है, अगर हमें रिसर्च करने जाना है, देन हमें क्या करना होगा, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दिस इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो आपका पोस्ट है दैट इज साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसमें जो पोस्ट आता है बच्चों, दैट पोस्ट इज फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। साइंटिस्ट बनने वाले हो आप लोग, इस वाले जॉब में आप लोग साइंटिस्ट बनोगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या न्यूक्लियर साइंस से, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपका क्या कंप्लीट हो, एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। लिंक जहां से वेबसाइट खुलेगा, वेबसाइट का लिंक है आपके पास, ये आपका लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर लो, या तो ये आप डाल लीजिएगा अपने गूगल बार में, आपको तुरंत डिटेल आ जाएगा। तीसरा है पे स्केल। देखो पे स्केल बहुत ही अट्रैक्टिव है इसका, क्योंकि साइंटिस्ट बन रहे हो तो पैसे तो अच्छे खासे मिलेंगे, आपकी हर नीड पूरी हो जाएगी, इतना सफिशिएंट पैसा है। पे स्केल है 10th लेवल का, स्टार्टिंग है 56,100 से 1,77,500 एज पर 7 सीपीसी प्लस अलाउंस अलग से है। तो ये क्लास 1 का जॉब हो गया है ना। इसमें आपको हाईएस्ट लेवल का सैलरी पेड है 56,100 और 56,100 से लेके 1,77,500 तक इसका अपर लिमिट है। इसी में आपका डीए जुड़ता है, प्लस अलाउंस, एचआरए और बाकी जो खर्च होते हैं आपको मिलेंगे। तो पैसे बहुत ठीक ठाक सफिशिएंट है, इतने में आप आराम से जिंदगी जी लोगे, ठीक है। देन इसमें कैसा वर्क है, हमें किस टाइप के काम इसमें करने होगा। मैं मान लो कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, देन आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका वर्क प्रोसेस क्या होगा, वर्क फ्लो क्या होगा, किस टाइप के मतलब हमें रिसर्च या वर्क वहां करने हैं। सो देखो, न्यूक्लियर रिसर्च है, रेडिएशन केमिस्ट्री और प्रोजेक्ट हैंडलिंग। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, मिसाइल मैन वहीं के थे ना, अपने एपीजे अब्दुल कलाम यहीं पे थे। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, ये मिसाइल बनाने हैं, ये जितने मिसाइलें बन रहे हैं उन सबका यहाँ से कनेक्शन होता है, केमिकल लोडिंग यहीं से होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियर लेवल पर रिसर्च करना हो, रेडिएशन लेवल पर रिसर्च करना हो, प्रोजेक्ट हैंडलिंग करने हो, तो ये काम आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाके करना होगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क। एज लिमिट क्या, किसी भी एज तक आप कर सकते हो, नहीं, एक एज लिमिट है। साइंटिस्ट एक एज लिमिट के तक ही बना सकते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद आपका वो जो आपके ब्रेन में खुराफाती चीजें होती है, जो आपके दिमाग में मतलब एक रिसर्च लेवल कुछ नया करने की शक्ति होती है, धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ कम होती है। तो इसलिए इसमें एज का लिमिटेशन है। जनरल के लिए 26 ईयर है। रिलैक्सेशन फॉर SC/ST एंड OBC स्टूडेंट है, ये हर साल नोटिफिकेशन जब आएगा वहां पे मेंशन होता है। तो आप मान के चलिए 26 से 30 साल के अंदर ही आपको ये कर लेना है। 26 जनरल कैटेगरी का है। ये वेरिएशन वहां भी होता है, EWS के लिए थोड़ा सा अलग से रिलैक्सेशन मिल भी सकता है। तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होंगे, तो उन रिलैक्सेशन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये सब आपको सब कुछ करके रखना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे हम सिलेक्ट होंगे, देखो इसमें सबसे पहले आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। गेट एग्जाम क्वालिफाई करके गेट एग्जाम के बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग होगा। अगर गेट में अच्छा स्कोर नहीं है तो रिटन भी होता है। अगर गेट में अच्छा है तो डायरेक्ट आपको इधर से क्या स्क्रीन कर लिया जाएगा, नहीं तो रिटन टेस्ट के अलावा आपको फिल्टर करके लाया जाएगा। पहले स्टेप में आपको फिल्टर आउट करके लिया जाएगा।
दूसरे स्टेप में इसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट होगा। ये जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस है ये फाइनल सिलेक्शन कराएगा। ऐसा नहीं कि आपका गेट में अगर स्कोर अच्छा आ गया तो मैं सेलेक्ट हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप सेलेक्ट हो गया क्या, नहीं। इसमें रिटन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू बहुत ही हैवी लेवल का होगा और बहुत ही ढंग का होता है। सो दिस इज अ साइंटिफिक लेवल जॉब। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है तो लेवल तो अच्छा खासा रहेगा। इसका पूरा सिलेबस एमएससी केमिस्ट्री होता है, बीएससी प्लस एमएससी केमिस्ट्री का मिलाकर आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट आएगा, तो पूरा सिलेबस आपका यही होता है। तो आपको सिलेबस में तो टेंशन नहीं है, सिलेबस आपको मिल ही जाएगा जब इसका पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छे से याद रखेगा कि ये जॉब स्टैंडर्ड लेवल का हाई क्लास का जॉब है। इसमें बहुत लोग सेलेक्ट भी होते हैं, बहुत लोग नहीं सेलेक्ट होंगे। जिसका गेट स्कोर अच्छा होता है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। गेट स्कोर अगर 100 के अंदर आ गया तो उनको सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि जिसका रैंक 1 आया वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज इंटरव्यू बेस्ड। अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ होगा देन आपका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। भले आपका रैंक 100 हो, जरूरी नहीं कि एक रैंक लाया था और इंटरव्यू खराब हो गया तो नहीं होगा। इसमें कोई इमोशन ये काम नहीं करता। सो दिस इज द फर्स्ट जॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड जॉब पे। तो ये था हमारा पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दूसरा जो हमारा इंटरेस्टिंग जॉब है दैट इज, जॉब नहीं है, रिसर्च है। रिसर्च एसोसिएट में आप जाओगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ या एसआरएफ, या आप इसमें रिसर्च एसोसिएट भी हो सकते हो, आरए बोलते हैं उसको। पहले जेआरएफ होता है फिर एसआरएफ होता है, उसके बाद आप जा सकते हो। आप कंप्लीट अगर आपका जेआरएफ प्लस एसआरएफ 5 साल में हो गया देन रिसर्च असिस्टेंट बनते हैं। उनका काम होता है कि रिसर्च को असिस्ट करना। जो न्यू स्टूडेंट रिसर्च में आए हैं जिनका जेआरएफ है उनको आप गाइड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च असिस्टेंट। मतलब रिसर्च में आपका असिस्टेंस होगा, उनको मोटिवेट करना, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, उनके आइडियाज को मॉडिफाई करना, उनके आइडियाज को, नए आइडियाज जनरेट करके उनको मॉडिफाई करके नए रिसर्च की तरफ ले जाना, ये आपका काम होता है। सो 3 तरह की जॉब है, या तो इसमें आप जेआरएफ हो गए या एसआरएफ हो गए या तो रिसर्च एसोसिएट, तीनों 1 by 1 बनोगे। डायरेक्ट आप एसआरएफ नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप रिसर्च एसोसिएट भी नहीं बन सकते। पहले आप जूनियर रिसर्च फेलो बनेंगे 2 साल, फिर उसके 3 साल आप सीनियर रिसर्च फेलो बनेंगे, देन उसके बाद आप रिसर्च एसोसिएट में जाते हो। सो ये हमारा रिसर्च एसोसिएट जेआरएफ का है। इसके लिए आपको CSIR नेट जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ता है। अब ये आपका क्या है, देखो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, ये CSIR कराती है, MHRD CSIR कराती है वाला एग्जाम। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है, MSc किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए प्लस नेट एंड जेआरएफ। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको ठीक ठाक फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। इसमें फेलोशिप जो होता है जेआरएफ की 31,000 से 35,000 पर मंथ है, प्लस 16% HRA अलग से मिलता है इसमें, ठीक है। ये 2 साल रहेगा। तीसरे साल आपका ये 3600 से 36,000 से 41,000 के बीच में हो जाएगा। तो 41,000 जब 36,000 हो जाएगा तो उसमें आपको क्या होगा, 16% और HRA बढ़ जाएगा। तो आपका 41 प्लस 6, इस समय 41 चल रहा है SRF का और ये 35 या 36 चल रहा है JRF का। ये बढ़ चुका है, अब ये स्टिपेंड बढ़ चुका है। सो ये भी ठीक ठाक अगर आपको देखें तो करीब 40-45,000 JRF में आपको आ जाएगा, और फिर 50,000 के अराउंड आप जब आओगे तब तक हो सकता है 47-48 के अराउंड आपको SRF मिल जाएगा। बट जब रिसर्च एसोसिएट आप बनोगे तो उसकी सैलरी और ज्यादा है, वो करीब 70 के अराउंड है, 70,000, 56 to 70,000 के अराउंड है। तो उसमें भी आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी, बट वो आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हो आप, वो जॉब नहीं है। आप ये मान लोगे कि मेरा जॉब हो गया, आप जिंदगी भर यहां रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसके थ्रू आप जॉब में नहीं हो, आप रिसर्च में हो। बार्क में आप जॉब में चले गए, वो आपका परमानेंट लाइफ का जॉब हो गया, बट ये आपका अभी रिसर्च में रुकेगा। तो वेबसाइट आपका क्या है, CSIR MHRD का है। स्टेपेंड आपको JRF का बता दिए, फिर SRF का बता दिए, और जब आप रिसर्च एसोसिएट बनेगा तो करीब वो 56 से 70 के बीच में वैरी करेगा। नेचर ऑफ वर्क क्या, फंडामेंटल रिसर्च, लैब एक्सपेरिमेंट। तो आपको लैब में जाना है, रिसर्च करना है। यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च पे फोकस करोगे आप लोग, और यही आपका टेक्निकल होगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इसके लिए आपको एज, नेचर ऑफ वर्क क्या है आप पता चल चुका है। एज लिमिट क्या है, JRF 28 ईयर, SRF 32 ईयर। तो 28 ईयर तक आपका JRF हो जाना चाहिए और 32 ईयर का पहले आपका SRF हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोसेस है आपको CSIR नेट निकालना पड़ेगा, नेट प्लस JRF तो फेलोशिप मिलेगा। केवल नेट निकाले तो आप फिर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा। देन यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई JRF
इन ऑर्डर टू गेट दिस स्टिपेंड। अगर आप JRF नहीं क्वालिफाई करोगे तो आपको ये स्टिपेंड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नेट प्लस JRF क्वालिफाइड होना चाहिए। ये साल भर में 2 बार एग्जाम होता है। CSIR JRF का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है। एक होता है आपका दिसंबर में, दूसरा होता है जून में। आप किसी में भी निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बार भी इसको दे सकते हो, उसमें लिमिटेशन नहीं है कि कितनी बार दे सकते हो। इसको अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। एज बस 28 साल के पहले, 28 साल के बाद आपको JRF नहीं मिलेगा। नेट तो मिलेगा, JRF नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो नेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, बट नेट से फेलोशिप नहीं मिलता, JRF से ही स्टिपेंड मिलेगा। तो आपको JRF क्वालिफाई करना होगा। सो दिस वाज द सेकेंड जॉब विच वी हैव टू बी डिस्कस्ड, एंड आपको ये करना है। आइए तीसरे पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी जॉब का क्या है, किस में हमें थर्ड जॉब जो हमारा क्या है, दैट इज असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट। हर स्टेट का फोरेंसिक लेबोरेटरीज में होता है। ये देखो, ये फोरेंसिक जांच जो होती है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जैसे अभी देखो आपने देखा 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जब सब कुछ बर्न हो गया था, कुछ भी नहीं बचा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो डीएनए टेस्ट है, फोरेंसिक वालों ने डीएनए टेस्ट करा है। फोरेंसिक का काम वहीं चालू हो जाता है कि अगर उनके एक बाल का टुकड़ा भी मिल गया, बाल का टुकड़ा या पूरे स्किन का एक छोटा सा पार्ट भी मिल गया, तो उससे वो पूरा डिटेल निकाल सकते हैं कि ये बॉडी किसकी है और किसके परिवार से बिलोंग करती है। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनका काम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम माइन्यूट और बहुत कह सकते हो शार्प होता है, क्योंकि अगर इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। केमिकल टेस्ट में अगर कहीं विस्फोट हो गया, कहीं पे कुछ फट गया है या कोई भी कांड हुआ है, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, कौन से केमिकल थे या किस टाइप के वेपन्स यूज हुए थे, ये सब ये इन्हीं का काम होता है। और ये हर स्टेट का अपना होता है, ये स्टेट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट, स्टेट लेवल पे होता है। ये PCS के थ्रू होगा, हर स्टेट का अपना PCS है, वो अपना कराता है। ठीक है, हमें देखना है कि इस जॉब में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या हमारा एज लिमिट है, प्रोसेस क्या है, अगर हमें जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट स्टेट FSL में एलिजिबिलिटी है बच्चों, MSc केमिस्ट्री फोरेंसिक साइंस प्लस स्टेट फोरेंसिक सर्टिफिकेशन। या तो आपका MSc केमिस्ट्री से हो या MSc फोरेंसिक साइंस से हो या स्टेट फोरेंसिक सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो आपका ये एलिजिबिलिटी होगा। ठीक है, देन उसके बाद वेबसाइट का है, हर स्टेट का अपना वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। दिल्ली का होगा दिल्ली वाले डालेंगे, यूपी का होगा यूपी वाले डालेंगे, बिहार का होगा बिहार वाले, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश वाले, पूरे स्टेट का जिस स्टेट का होगा उसका वेबसाइट अपना होता है। पे स्केल 7th लेवल का है, ये 10th लेवल हमारा पहला वाला था, ये 7th लेवल का है। 7th लेवल में आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है 44,900 टू 1,42,400 एज पर 7th CPC आपको ये मिलेगा, प्लस अलाउंस सब में रहता है, HRA वचारे आपको हर जगह मिलता है। नेचर ऑफ वर्क क्या है, एविडेंस एनालिसिस, ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, आर्सन, कोर्ट टेस्टिमोनी, ये सब आपको इसमें करना होगा। आपको कोर्ट में प्रूफ जो होता है इन्हीं के देने पे होता है कि कैसे मरा, किसी को मान लो किसी ने गोली मार दिया या कोई संदिग्ध परिस्थिति में कोई नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, जहर से पॉइजन से मारा गया या खुद खा लिया, ये सब ये लोग पता लगा लेते हैं, इनका यही काम होता है। सो कोर्ट में टेस्टिमोनी और कोर्ट में सबूत देने का काम इनका होगा। तो एविडेंस एनालिसिस, एविडेंस का पता लगाने का काम इन्हीं का होता है। ये केमिस्ट्री स्पेसिफिक है और फोरेंसिक साइंस, इसमें आप फिजिक्स और मैथ वाले, बायो वाले नहीं जा सकते हैं। एज लिमिट 21 से 35 साल है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, कैटेगरी है तो आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज के में। ठीक है, नेक्स्ट एज लिमिट तो हो गया। आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्ट होंगे हम लोग, तो सिलेक्ट होंगे भैया, स्टेट PCS का रिटन एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री दोनों आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी होंगे वहां से। एंड पहला स्टेप होगा, स्टेप 2 में प्रैक्टिकल लैब टेस्ट एंड वाइवा। वाइवा मतलब इंटरव्यू के, मान के चलो इंटरव्यू की बात है, प्रैक्टिकल लैब भी कराते हैं और वाइवा भी कराएंगे। तो ये 2 स्टेप में आपको पहले रिटन निकालिए, देन आपको लैब एक्सपेरिमेंट प्लस आपको इंटरव्यू देना होगा, देन आप उसमें फाइनली सिलेक्ट हो गए। तो ये तीसरा जॉब है, बहुत खतरनाक चीज है ये जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपका ये हो गया थर्ड। क्लियर है सभी को बच्चों? वीडियो को लाइक कर दिया होगा ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा फोर्थ जॉब, एंड द फोर्थ इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कोई भी चीज मानक जो होता है कि सही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है, दैट इज डिसाइडेड बाय बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कराती है। साइंटिस्ट बी का
अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट बनने की आपकी पॉसिबिलिटी है, इसमें आपका साइंटिस्ट का पोस्ट आता है, आप साइंटिस्ट बनते हो, ठीक। इस वाले जॉब में आप साइंटिस्ट बनोगे। अब कैसे इसका प्रोसेस है, क्या क्या करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक पूरा बड़ा वेबसाइट है, आप खोलिएगा। हर एक चीज का मानक जो है यही डिसाइड करता है कि इसकी गुणवत्ता कितनी। अगर हम इस बोतल की बात करें, हमारे पास पानी का बोतल है, तो ये बोतल पूरा क्वालिटी को डिजर्व करता है कि नहीं करता है, इसका सर्टिफिकेशन होगा, एंड दैट सर्टिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वो आपको कंप्लीट करके देगा कि इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। गलत होगा तो बैन हो जाएगा, सही होगा तो पास हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, देखिए। सबसे पहले इसका जो साइंटिस्ट पोस्ट है, ये साइंटिफिक पोस्ट है, तो इसमें आप साइंटिस्ट बनते हो। एलिजिबिलिटी, एमएससी केमिस्ट्री 60% से ज्यादा या 60% होना चाहिए। एससी एसटी को डिस्काउंट है, उसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस को भी होगा, तो आप ये हर साल नोटिफिकेशन आता है, वहां आपको मेंशन होगा। दूसरा आपका जो वेबसाइट है bis.government.in, कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला। ये अभी आया था 2 महीने पहले, निकल गया। अब फिर जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कहां से आना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी दिख गया आपको, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया। तीसरा पे स्केल, सैलरी देखो। लेवल 10th का है, 7th सीपीसी, जैसे बार्ग वाला था वैसे इसका भी है। सेम सैलरी स्केल है, सेम सैलरी, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, वो भी साइंटिस्ट बी का पोस्ट था, तो सैलरी दोनों की बराबर है। 56,100 से 1,77,500 पर मंथ, प्लस अलाउंस अलग होता है। अलाउंस प्लस एचआरए आपको अलग से इसमें मिलेगा, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक होगी, अच्छी खासी है। आप आराम से मस्त जिंदगी जीने के लिए सफिशिएंट पैसे आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अधिकारी हो, आप साइंटिस्ट हो, आपका काम है सही चीजों को पता लगाना, तो वे एक आपका अंदर से कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि मैं तो साइंटिस्ट हूं। अब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ही हो जो डिसाइड करोगे ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बड़ा ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक है। काम क्या है इनका, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, लैब इवैल्यूएशन, पॉलिसी रिव्यू, टेक्निकल रिसर्च। इनमें इन लोगों का काम यही होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन की कोई चीज जो बना उसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी एज पर जो हमारा एज पर नीड के है या उससे खराब है, क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे। लैब में इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, पॉलिसीज जो होगी उनको रिव्यू करने का काम होता है, एंड देन टेक्निकल रिसर्च करके इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आपका नेचर ऑफ वर्क इसमें यही होता है। एज लिमिट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड अपॉन वैलिड गेट स्कोर। आपको यहां पे गेट निकालना कंपलसरी, अगर आपके पास गेट नहीं है तो आप इसमें नहीं जा रहे हो, तो आपके पास गेट में सिलेक्शन होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर निकालने में कट ऑफ बनाते हैं कि इस गेट तक क्वालिफाई मानेंगे, इसके बाद नहीं मानेंगे। तो आप कोशिश करिएगा अंडर 100 आ जाए तो सबसे बढ़िया। अंडर 100 होगा तो एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी सेलेक्ट होने के। अगर 100 के ऊपर गए तो फिर थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, फिर हो सकता है आपको सेलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि आपको कट ऑफ के अंदर लिया ही नहीं जाएगा। दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। तो आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, एंड जब गेट स्कोर आपका अच्छा होगा देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया तो आप साइंटिस्ट बन चुके हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन जॉब है, आप जब करोगे तब पता चलेगा गजब का जॉब है। इसमें इनकम का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, इनकम अथाह है, ठीक है। आप मस्त पैसे कमा सकते हो, बस आप जाओ। इस पे ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की जॉब है, और इसमें आपका जॉब लग गया तो मस्त पूरा लाइफ बड़ी झकास होगी, बहुत झकास होगी। करके देखना तब पता चलेगा। ये चौथा हो गया, क्लियर। अब आ जाओ पांचवा, फिफ्थ लास्ट है हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिस्ट वाला, जो हमारा आखिरी है। 5 टॉप क्लास के हैं, ठीक है। टॉप क्लास में सबसे आखिरी हम चल रहे हैं, ये है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्योंकि आप नाम से न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, तो समथिंग न्यूक्लियर बेस्ड, यूरेनियम की बात होगी, अच्छे रेडिएशन वाली चीजें होंगी, खतरनाक चीज है, जॉब साइंटिस्ट लेवल का है, मस्त जॉब है, सैलरी भी ठीक ठाक होगी, ठीक है। आप ये सब चिमनी को देख रहे हो ना, रेडिएशंस के काम इधर ही होते हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या कंडीशंस हैं, हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, जॉब का नेचर क्या है, 1 by 1 लेट्स सी। सबसे पहले
इनकी एलिजिबिलिटी में एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, जनरल, अप्लाइड, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, कोई भी ब्रांच हो सकता है एमएससी केमिस्ट्री का। ठीक है, वेबसाइट आपको यहां पर दिया गया npclnuclearcareer.com। पे स्केल इसका फिर से 10th लेवल का है, सेम एज साइंटिस्ट पोस्ट, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट का पोस्ट है। तो 10th लेवल का आपका सैलरी 10th पे स्केल है, 56,100 से स्टार्ट होगा, 1,77,400 तक जाएगा। इसमें डीए डेयरिंग अलाउंस प्लस अदर अलाउंस भी आपको मिलेंगे, ठीक ठाक सैलरी होने वाली है। नेचर ऑफ वर्क है केमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल, वाटर, कूलेंट, फ्यूल, ईटीसी। आपको जो वहां पे इस्तेमाल होगा उन सबको आपको डिटरमिन करना, उनको चेक करना है, एक्टिविटी पता लगाना है, कैसा कूलेंट है, कैसा आपका सैंपल जो केमिकल कंपाउंड है उसका क्या नेचर है। क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर जनरेट करने वाली चीजों के साथ काम कर रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड सिंसेरिटी होगी, आपकी सिंसेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये जॉब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एज लिमिट मैक्सिमम 30 है, बाकी रिलैक्सेशन आपका होता है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां भी आपका गेट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना ही है। गेट बेस्ड स्कोर, आपका गेट में रैंक अच्छा ला लो, काम हो जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बढ़िया जाएगा तभी होगा। फिर दूसरा आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, मेडिकली फिट हो कि नहीं हो, पता चला वहां का रेडिएशन के साथ आप ही मर गए, हाँ तो मेडिकल क्लेम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मेडिकल फिटनेस भी आपकी जरूरी है, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब में होगा भैया, किसी एग्जाम में जाओगे आप, कोई भी एग्जाम सिंपल भी ले लो ना, तो उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है। तो मेन गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू है, मेडिकल फिटनेस होना इसमें जरूरी है। ये हमारे 5 टॉप क्वालिटी के जॉब थे जो आप लोगों को भरना है, इन जॉब में आप लोगों को जाना है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इन 5 जॉब पे नजर गड़ाए रखो। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिस्ट पोस्ट का जॉब, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो, इनमें नहीं हो किसी और फील्ड में हो तो और फील्ड वाला मैं अगले बार लेके आऊंगा, उसमें आपको बताएंगे उन फील्ड में आप कैसे जाओगे। कोई जैसे मेडिकल फील्ड में होगा, कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हो, कोई पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता होगा, सबका मैं 1 बाय 1 बना रहा हूं। ये पहला था जिसमें मैंने आपको 5 टॉप क्लास के जॉब साइंटिस्ट पोस्ट के या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेवल के मैंने आपको बता दिए। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये जानकारी आपके पास रहनी जरूरी है, क्योंकि आप प्लेन एमएससी होता क्या है, 12th के बाद बच्चे जेई कर लिए तो आप इंजीनियर बन गए, नीट निकालिए तो डॉक्टर बन गए। जिनका दोनों नहीं निकला वो बीएससी कर रहे हैं। बीएससी वाले क्या बनेंगे, एक्चुअली बीएससी वालों को हमेशा हल्के में लिया जाता है कि ग्रेजुएशन कर लिया मेरा क्या ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हमारा क्या ही होगा। बहुत कुछ होगा, उनसे तुम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखनी है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, आपका एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा रहेगा तो आप बड़े अच्छे लेवल का जॉब में जाओगे और बाकायदे इज्जत पूर्वक, बैल जैसा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल में आप जाओगे, आपको पता है डॉक्टरों में, डॉक्टर की लाइफ आप देख रहे हो कितना ज्यादा लेबर है, कितना प्रेशर है, वर्कलोड। इनमें आपको उतना वर्कलोड नहीं होगा, कम होता है, रिलेटिवली कम होता है। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाले जॉब थे जो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इन जॉब के लिए कुछ ना कुछ लोग अप्लाई करोगे। यहां से समझने के बाद आप जरूर जाओगे, ट्राई करोगे, अप्लाई करो, सिलेक्शन लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब अगली बार नेक्स्ट क्लास ऑफ जॉब में। आप और चीजों में इंटरेस्टेड हो तो उनमें आप कैसे जा सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आगे, बाय बाय।